Hi everyone, welcome to Study IS. Very good evening to all of you. And guys, EPFO एग्जाम के लिए गवर्नमेंट स्कीम वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है. सो उसी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट स्कीम अभी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ये आपका पार्ट सेकेंड होगा क्योंकि पार्ट वन जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. तो आप में से जिसने नहीं देखा है पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हर स्कीम आपके लिए कवर करना बड़ा जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है लेने का क्योंकि प्लस का कॉम्बो ले सकते हो, आइकॉनिक का कॉम्बो ले सकते हो. गाइस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अपनी पूरे एग्जाम की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 25% ऑफ, 10% आपको वैसे रेफरल कोड से ऑफ मिलता है, दैट इज अ स्टडी आईएस. एडिशनल ऑफ मिल रहा है आपको प्लस के कॉम्बो में. एंड साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 45,000 की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है. प्लीज बी रिमेंबर, पॉपुलर डिमांड पे इसको एक्सटेंड किया गया है टिल द 28th ऑफ अगस्त. अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो 45,000 की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है. 2.3 लाख का सब्सक्रिप्शन जस्ट ओनली 57.5K में आपको मिल रहा है. सो हरी अप गाइस, जल्दी से सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए. मेंटरशिप डेज है जहां पे आइकॉनिक का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो उसका ऑप्शनल नॉर्मली 27,500 में मिलता है बट नाउ जस्ट 2,000 रुपीज में आपको मिल रहा है. स्टडी एज के साथ फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा. इसके साथ यू कैन ऑल्सो टेक द लोन भी ले सकते हो जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज और कोई इंटरेस्ट रेट या कोई प्रोसेसिंग फी नहीं रहने वाली. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. 10,000 की 20 बुक्स बाय द यूपीएससी एक्सपर्ट जिसमें पेवाईक्यू यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई ईज ऑफ लर्निंग, सिलेबस कंप्लीशन और करंट अफेयर अपडेटेड है. वे बुक्स आप लोगों को मिलने वाली है. आपकी तैयारी सुपर मैनर में हो और आप जल्दी से आईएएस बन जाए, इसलिए अनअकैडमी कॉम्बेट अरेंज करता है आज संडे को सुबह 11 बजे. सो इनवाइट कोड रहेगा स्टडी आईएस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और बेस्ट रैंकर बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अर्न करेंगे. Only about 60 days to go for the prelims guys. अगर आप लोग सिर्फ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये ओनली ऑन 15,000 में आपको अवेलेबल हो रहा है. फर्दर डिस्काउंट के लिए अगेन यू हैव टू यूज द स्टडी आईएस कोड. मिशन एयर 1 बैच लॉन्च हुआ है. 360 कवरेज होगी यहाँ पे बैचेस की, यानी कि एक एक सब्जेक्ट प्रॉपर मैनर में आपकी भाषा में कवर होगा. 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. 70 आवर कोर्स रहेगा तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए. और 1 ईयर का बैच लॉन्च हो रहा है फॉर द यूपीएससी सीएससी 25 ऑफ अगस्त से, यानी कि आज ही से ये बैच लॉन्च हुआ है जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को बेस्ट लेवल प्रिपरेशन कवर कराने वाले हैं. सो आप लोग देरी ना करें और अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईएस के कोड के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाते हुए आप लोग अपने प्रिपरेशन को यस करिए. सो चलो स्टार्ट करते हैं योजनाएं. और आज की पहली योजना आती है जन धन योजना. जन यानी कि लोगों का धन योजना क्या है ये, लेट्स हैव अ लुक. अगर आप लोग यूपीएससी के एग्जाम के लिए या ईपीएफओ के एग्जाम के लिए किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्कीम सारी आपको आनी और उनकी रेलेवेंसी बड़ी जरूरी है. तो आप सबके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करें तो एक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है जहाँ पे पैसे से रिलेटेड लेन देन होने वाला है. यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज अलाउ की एक्सेस की जाएंगी, यानी कि हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होगा. ऐसी चीज इंश्योर यहाँ पे की जाएगी क्योंकि जो जनधन योजना है, लोगों का जो धन है उससे आप बैंक कनेक्टेड होने वाले हो. तो हर एक बंदा जो है वो डिजिटल हो जाए या बैंक से कनेक्टेड हो जाए, ये इस स्कीम का एक उद्देश्य जो है वो रहने वाला है. इज दैट क्लियर टिल नाउ गाइस? बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर में है. फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का सभी अफोर्डेबल कॉस्ट पे फायदा उठाएं. टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कॉस्ट पे और वाइड एंड रीच यानी कि जगह जगह लोगों तक पहुंच जाए, ये चीजें इंश्योर करने वाली है. इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिक जो इसके टीनेट्स हैं वो क्या चीज है. बैंकिंग द अनबैंक्ड. अनबैंक्ड मतलब अपने देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है या बैंक की सेवा फैसिलिटीज वगैरह उनके पास नहीं है. तो उन लोगों को जो जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है उनको बैंक से कनेक्ट करना. ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद द मिनिमल पेपर वर्क एंड द रिलैक्स्ड केवाईसी वगैरह उन सब चीजों से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के इंश्योर करना, वो चीज इसका उद्देश्य है. सिक्योरिंग करना अनसिक्योर्ड को. अब देखो एक चीज,
अपने इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गरीब है, लेबर है एग्जाम्पल के लिए, तो वो अपने पैसे को सेव करना, मनी सेव करना ज्यादा सिक्योर समझता है अपने मालिक के पास, अपने ओनर के पास, बजाय कि बैंक के। और फिर जो ओनर है, मालिक है, जमींदार है, अब वो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, मान लीजिए 2 या 3% दे दिया, या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ कटौती कर ली, जरा जरा उनपे पैसे कट कर लिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हमारा ना तो इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो पा रही है, एंड ना ही ये बंदा जो है वो ग्रो हो पा रहा है। ऊपर से हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, और भी कई प्रॉब्लम। इसीलिए अब इनको ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप बैंक आइए, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के साथ अपना बैंक अकाउंट खोलिए और उसमें अपने डिपॉजिट कराइए, जिससे बैंक आपको डिपॉजिट रेट पे इंटरेस्ट ऑफ रेट भी जो है वो अवेलेबल कराएगा। ऐसे जब लोगों का पैसा बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगा, सो एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो रन करेगी। फाइन। तो इसलिए ये जो जन धन योजना है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फंडिंग द अनफंडेड। अब देखो एक चीज, इश्योरेंस ऑफ इंडिजिनियस जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड फॉर द कैश विड्रॉल या पेमेंट वगैरह के लिए विद एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, 2 लाख का कवरेज भी इसके अंदर अवेलेबल हो रहा है। फंडिंग द अनफंडेड द अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, ये भी चीजें जो है फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएंगी। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कमेंट सेक्शन के लिए, व्हाट इज अ ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, और ये क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट वालों को दी जाती है या करंट अकाउंट के पास भी होती है? दोनों के पास होती है। क्या है वो, जरा सा बता देना। स्कीम लॉन्च की गई है कुछ पिलर्स पे। पीसीएस अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये पिलर्स जरूर पूछ ले जाते हैं, इनमें से कुछ भी ऑप्शंस में बना लिए जाएंगे और पिलर्स पूछ लिए जा सकते हैं, तो पिलर्स याद कर लेना। एक तो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस करना बैंकिंग सर्विसेज का, जो आपको बोला कि मतलब एक बच्चे बच्चे तक बैंकिंग का पता हो कि क्या होते हैं बैंक वगैरह, वो सर्विसेज हो। ब्रांच एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 10,000 हर एक बंदे तक की इतनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो। मैं ओवरड्राफ्ट नहीं बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी, फिर वरना क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, प्रमोट करना सेविंग को। अब लोग क्या कर रहे हैं, बजाय कि सेव करने के उस पैसे को खर्च कर देते हैं या फिर जमींदार को दे देते हैं। वाई, क्यों? सेविंग प्रमोट करो ना, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करोगे अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। एटीएम का इस्तेमाल करिए, क्रेडिट लीजिए, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी फैसिलिटी करो, आप लोगों के लिए है। फाइन। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड बना दिया है, जिसमें कुछ बैंक, कुछ मतलब बैंक जो है वो कुछ गारंटी देंगे अगेंस्ट द डिफॉल्ट, कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, डिफॉल्ट नहीं होगा, उस चीज के खिलाफ, उस चीज के लिए आपको एक गारंटी अलॉट की जाएगी। इंश्योरेंस होगा, जैसे हम बात करें एक्सीडेंट का कवर होगा 1 लाख तक का, लाइफ की बात करें तो 30,000 तक का यहाँ पे ये कवर होने वाला है। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होगी, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। फाइन, ये कुछ चीजें हैं जो जनधन योजना में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इस साल कुछ चीजें इसमें ग्रो की गई हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं। वो चेंजेस विद न्यू फीचर्स के साथ क्या है, एक तो एक्सटेंशन कर दिया गया है, एक्सटेंशन किया गया है कुछ नए फीचर्स के साथ, जैसे 28 अगस्त 2018 से गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशंस लाए हैं कि एवरी हाउस होल्ड से लेके एवरी अनबैंक्ड अडल्ट तक इस फैसिलिटी को अवेलेबल कराया गया है। हर घर, पहले क्या चीज थी, हर घर तक आप स्कीम पहुंचा रहे थे, अब हर घर में तो भाई एक अडल्ट भी है, 2 3 4 कितने भी हैं। सो अब ये मॉडिफिकेशंस कर दी गई है कि ना ही सिर्फ हर घर तक ये फैसिलिटी हम अवेलेबल करा रहे हैं, बल्कि हर एक व्यक्ति तक ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद रुपे कार्ड इंश्योरेंस, प्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है रुपे कार्ड का इंक्रीज कर दिया गया 1 लाख से 2 लाख तक का। एनहांसमेंट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो 5,000 से 10,000 बढ़ा दी।
2000 वाली थी तो बिना विदाउट एनी कंडीशन, इंक्रीज कर दिया अपर एज लिमिट 60 टू 65 ईयर्स। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एक्सटेंशन के रूप में किए गए हैं। इज दैट क्लियर गाइस? मूविंग टू नेक्स्ट स्कीम दैट इज द प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना। बीमा है तो इतनी बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड होने वाली है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोलकाता में इस चीज को लॉन्च किया गया था। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सबसे पहले अरुण जेटली जी के द्वारा इस चीज को लेकर आया गया था। जब 2015 में बजट शीट पेश कर रहे थे उस समय पे इस स्कीम को भी लॉन्च कर दिया गया था, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जीवन बीमा ज्योति योजना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के द्वारा इस चीज को प्रमोट जो है वो किया जा रहा है। एज लिमिट की बात करें सो मिनिमम 18 से 50 साल है, 80 टू 50 ईयर्स, इतना लिखो बस, बात खत्म, ज्यादा आपको नहीं जाना है, इतना से ही लिखिए। साथ में एनुअल प्रीमियम की बात करें तो 330 रुपीज जो है वो एनुअल प्रीमियम इसमें रहने वाला है। प्रीमियम डिपेंड किया जाएगा कुछ टैक्स रेट पे या एज या लोकेशन के हिसाब से। जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो इंश्योर्ड की डेथ को कवर करती है रिगार्डलेस ऑफ द कोज ऑफ द डेथ। मतलब उस बंदे की डेथ हो गई है वो चीज यहाँ कवर हो रही है, बजाय कि उसका डेथ का कारण क्या है, कोज क्या है। ठीक है, मनी नॉमिनी को दे दिए जाएंगे अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, ये तो नॉर्मल चीज है। खैर, नेक्स्ट स्कीम अपने सामने आती है सुरक्षा बीमा योजना की। अब एक जिम्मेवारी है कि यहाँ पे सुरक्षा जो है वो की जाए। एक्सीडेंटल है, अब एक बात बताओ, सुरक्षा कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, मतलब एक्सीडेंट होगा उससे ही सुरक्षा के बाद ज्यादा फेमस होगी, ज्यादा की जाएगी, वही है बस। ये भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, तो उसके रिगार्डिंग जो इसकी एज लिमिट है फॉर द मिनिमम 18 एंड द 70 ईयर्स। इसको ऐसे याद कर लेना, एक 70 साल का व्यक्ति भी जो है गाड़ी चला सकता है और उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए 70 साल तक इसको रखा गया। 18 साल है ये मिनिमम है, क्योंकि लाइसेंस अभी मिलेगा, उससे पहले करोगे तो चीज है ही इलीगल, तो वो तो हम बात कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 70 साल, ऐसा थोड़ा सा माइंड में कवर कर लो। यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम है इसके लिए जस्ट 12 रुपीज रहेगा, एंड लास्ट वाली स्कीम जो हमने जीवन ज्योति के बारे में बात की थी उसके लिए 330 था। ये कुछ पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। सुरक्षा बीमा योजना जो है कवर कर रही है डेथ और डिसेबिलिटी बाय एन एक्सीडेंट। मनी जो है वो नॉमिनी को यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ अब कुछ जो बदलाव आए हैं वो क्या चीज है, वो क्या चीज है उसके बारे में बात करते हैं। इट ऑफर रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर टू ऑल सब्सक्राइबिंग बैंक अकाउंट होल्डर इन एज ग्रुप ऑफ 18 से 70 साल। सबसे पहली चीज, जिसने भी इस स्कीम में अपने आप को इन्वॉल्व करा है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। एज 18 टू 70 ईयर्स होनी चाहिए, 12 रुपीज एज अ प्रीमियम अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, 1 ईयर रिन्यू यहाँ पे किया जा सकता है, 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज वो यहाँ पे हो जाएगी। 2 लाख तक का प्रोवाइड होगा एक्सीडेंटल डेथ का, मतलब जो पेमेंट मिलती है, या टोटल परमानेंट डिसेबल अगर हो जाता है, और 1 लाख हो जाता है अगर परमानेंट पार्शियल बंदा डिसेबल हो जाता है ड्यू टू द एक्सीडेंट, तो उसे 1 लाख मिलेगा, और डेथ या फिर टोटल परमानेंट डिसेबल के केस में उसे 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे। गाइस, अभी तक की सारी स्कीम अगर आप लोगों को कवर हो गई है सो जल्दी से बताइए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हिट करिए बेल आइकन को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लीव करिए, और जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर से जरूर आप लोग दीजिए। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज अ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है ये मुद्रा योजना, किस बारे में बात करती है? मुद्रा है मतलब मनी से रिलेटेड होगी,
ये चीजें आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, और ऑप्शन में जब आपको मिलेंगे ना ऑप्शन गाइस, तो उस ऑप्शन में काफी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सुनिए, करीबन 28.68 करोड़ लोन से ज्यादा अमाउंट, इतनी लाख करोड़ की अमाउंट जो है सैंक्शन की गई है बाय द बैंक्स, एनबीएफसी एंड जो एमएफआईज होते हैं, सिंस द लॉन्च, उन्होंने एनबीएफसी और जो एमएफआईज है उन्होंने शुरुआत से इतना पैसा लॉट कर दिया गया है। अब पहली चीज अपने लिए जाननी जरूरी है, व्हाट इज अ एनबीएफसी, व्हाट इज अ एमएफआई। इसकी फुल नेम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कह सकते हो, या फाइनेंशियल कंपनी, ऐसा कुछ कह सकते हो। इसके लिए आप बात करते हो मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे रहती है। अब देखो, सबसे पहली चीज नॉन बैंकिंग है, तो सीधी सी बात है बैंक से रिलेटेड फंक्शन नहीं होंगे, यानी कि लेन देन वाले जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं ना, सीधी सी बात है। यानी कि डिपॉजिट अगर आप पैसा कराने जाएंगे तो वो ये नहीं लेगी, अगर आप उधार लेंगे तो वो ये नहीं देगी, आप ये लोन लेंगे तो वो नहीं होगी, चेक की फैसिलिटी नहीं होगी। तो ये सब चीजें जो नॉर्मली बैंक में होती है वो एनबीएफसी में नहीं होती है। फाइन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, बैंक से वाले रिलेटेड कोई फंक्शन ये कवर नहीं करती, लेकिन इससे अलावा जो दूसरे फंक्शंस होते हैं वे ये जरूर कवर करती है। एनबीएफसी के बारे में कुछ और जानकारी आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वे स्मॉल इंस्टीट्यूशन, छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मनी से रिलेटेड, मनी का इधर उधर करते हैं, लेन देन करते हैं, या फिर वी कैन से कि लाइक मनी का सर्कुलेट करते हैं इन द इकोनॉमी, वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एमएफआईज होते हैं। क्लियर। अब देखो एक चीज, एनबीएफसी ने और एमएफआईज ने, एनबीएफसी और एमएफआई ने इतना पैसा जो है वो सैंक्शन कर लिया है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। उद्देश्य क्या है, 2015 में लॉन्च हुई थी, सो दैट कि मुद्रा है तो पैसे से रिलेटेड बात, यानी कि लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, कम से कम अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक की जो लोन की फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराना टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म या स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी नहीं है एक तरीके से, नॉन फार्म स्मॉल जो एमएसएमई कह सकते हो, या फिर जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है वैसे हैं, उन सब चीजों में 10 लाख तक की लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराना मुद्रा योजना का उद्देश्य है। मुद्रा का फुल फॉर्म है गाइस माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट या छोटे बिजनेस वाले हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, बैंक से, एनबीएफसी से, एमएफआई से, और डायरेक्टली जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको उधारी नहीं देते, सीधा नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ फॉल्ट इश्यू वगैरह की वजह से सीधा पैसा अलॉट नहीं करते हैं। इसके बाद इसके 3 प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, पक्का से पक्का याद कर लेना कि व्हाट आर द इट्स 3 प्रोडक्ट। सॉरी, मुद्रा ने 3 प्रोडक्ट कवर करे हैं, दैट इज अ शिशु, किशोर और तरुण। क्या है ये तीनों प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से कर लेना। जहां पे ग्रोथ या फंडिंग नीड्स बेनिफिशियरी के हिसाब से होंगी। अगर आप शिशु लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन जो मिलेगा वो 50,000 तक का मिलेगा। शिशु मतलब होते छोटा। अगर हम किशोर की बात करें तो 50,000 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो लोन की फैसिलिटी है, ये लोन आप लोगों को मिल सकता है। तरुण यानी कि वो चीज बड़ी हो गई है तो फिर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लोन अंडर दिस स्कीम कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री लोन से मतलब होता है कि आपको लोन लेने के लिए कोई ना कोई भी सिक्योरिटी रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब कि अगर आपने लोन लिया है तो उसके लिए आपको
सिक्योरिटी पर्पज से कोई चीज रखनी जरूरी नहीं है। सो एक बार रिपीट करो, शिशु है तो 50,000 तक का लोन, किशोर है शिशु में टिल द 50,000, और अगर 50,000 से 5 लाख की बात कर रहे हो तो किशोर में आ जाओगे, और अगर इससे 10 लाख तक की बात करते हो तो आप तरुण में आ जाओगे। ठीक है, चलो। लोन दिया जाएगा जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, नॉर्मली बैंकों के द्वारा जहाँ पे लोन नहीं दिया जा सकता। अब आप अगर आप 10 रुपए तक का भी लोन अगर आप बैंक से लेने जाओगे तो बैंक कहेगा पहले भाई 10 की बजाय 15 रुपए की कोई ना कोई सिक्योरिटी रखते। अब आप अपना कोई एक पेन रखे आएंगे, भाई ये 15 रुपए का ये रख लो और लेने आऊंगा तो दे देना, रिटर्न कर देना। ठीक है, सो वो जो आप रख के आए हो दैट इज योर सिक्योरिटी। नॉर्मली बैंक में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बट इन दीज स्कीम्स आपको अलाउ किया जाता है कि विदाउट प्रोवाइडिंग योर सिक्योरिटी यू कैन गेट द लोन इन स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, आप अपना बिजनेस या जिस भी पर्पज से ले रहे हो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, विमेन एंटरप्रेन्योर है। अब आजकल क्या हो गया है कि वुमेन्स अपने घरों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेवल पे ही काम जो है वो स्टार्ट कर ले, जैसे कपड़े का काम स्टार्ट कर ले, सिलाई का कर लिया, XYZ। ठीक है, अब उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो इन स्कीम के थ्रू पैसा मिल सकता है। SC ST OBC बोरोवर, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर, ये सारे लोगों को पैसा इसके थ्रू मिल जाएगा। इसके बाद बात करें, हाईलाइटेड जो चीज आपकी PDF में है वो आपको भी अपने माइंड में हाईलाइट कर लेनी है। यानी कि मुद्रा योजना की स्कीम में ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो न्यू एंटरप्रेन्योर पे किया जा रहा है। और ये जितनी भी स्कीम है ये सारी स्कीम आपके कोविड के दौरान काफी फेमस हुई है, मतलब यूज में आई है, बिकॉज एक तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन पे थोड़ा ध्यान कम दिया था, लेकिन जैसे अगर एंटरप्रेन्योर वगैरह की कोई स्कीम थी सो इस पे फोकस इसलिए किया गया सो दैट कि बेशक लोगों को पैसा अलॉट किया जाएगा, लेकिन नए नए बिजनेस अगर बनेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी एक तरीके से रिवाइव हो जाएगी, इसलिए इस तरीके की स्कीम पे फोकस किया गया है। सर्वे के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने सर्वे किया, सो 1.21 करोड़ लोग जो है वो इसमें फायदा अभी तक उठा चुके हैं, आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम अपने सामने आती है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। व्यय है तो वही एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो। चलो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अभी एक्सटेंड कर दिया है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, आगे आने वाले 3 सालों के लिए। बहुत सारी स्कीम है जिसका एक्सटेंशन कर दिया गया है सो दैट की, क्योंकि पता ही आप लोगों को कोविड के दौरान लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स है, इसलिए गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम का जो एक्सटेंशन है और 3 साल जो है वो बढ़ा दिया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सो डेफिनेटली वर्क फॉर द EPFO एग्जाम। अब देखो आगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर द सीनियर सिटीजन। अब ये जो चीज है वो टिल मार्च 2023 तक ही चलने वाली है। सीनियर सिटीजन के लिए व्यय आप याद कैसे करोगे, व्यय योजना किसके लिए है? सीनियर सिटीजन बिजनेस नहीं करते हैं, है ना, सिर्फ व्यय करते हैं, ऐसा थोड़ा सा माइंड में एक चीज कर लो तो याद हो जाएगा। अब ये स्कीम पहले 31 मार्च 2020 तक थी, अब आगे बढ़ गई है। इनिशियली अश्योर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 7.40 था, लेकिन अभी पर एनम फॉर द ईयर 2021 विल बी प्रोवाइडेड रेस्ट एवरी ईयर इन द लाइन विद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी जो है यही एक रेट अवेलेबल होगा 7.40, इतना सा। प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हो गई थी, जहां पे सीनियर सिटीजन को हर महीने कुछ पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। स्कीम परचेज ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो हो सकती है। एलिजिबिलिटी होती है कि मिनिमम एंट्री ये 60 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम जब तक आप जीते हैं। फाइन, कंपोनेंट क्या होगा कि एक बंदा जो इन्वेस्ट इसमें कितना कर सकता है, 15 लाख जो है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में 15 लाख तक का पैसा इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा
जो इन्वेस्ट कर सकता है। टेन्योर यहाँ पे 10 साल रहने वाला है। सीनियर सिटीजन मिनिमम पेंशन यहाँ पे कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 1,000 रुपये महीना जो है उनको यहाँ पे मिल सकता है फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। डिपेंडिंग जितनी आपने अमाउंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट की है, अकॉर्डिंगली यू कैन विड्रॉ द सेम अमाउंट। पेंशन लिमिटेड है 10,000 पर मंथ, मतलब 1,000 से 10,000 तक आप पैसा एज अ ओल्ड सिटीजन इस स्कीम के तहत पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एज अ पेंशन वो डिपेंड करता है 1,000 है कि 10,000 है, दैट इज योर बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली वगैरह रहेगी और आधार जो है वो इसके लिए मैंडेटरी होने वाला है। सरकार का रूल क्या है कि एक तो मार्केट रिटर्न जो मिलती है LIC वगैरह के द्वारा, उसमें काफी फर्क है और प्रोटेक्ट किया जाएगा एल्डरली पर्सन को जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, उनकी इनकम के पर्पज से यहाँ पे उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। लोन भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो और GST से एग्जेम्प्ट भी रहने वाले हैं, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे होगा। क्लियर सबको? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एनीवन हैव एनी डाउट? मूविंग अहेड, स्कीम लॉन्च की गई है 2015 में, जो कि एक नई स्कीम है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। क्या है ये स्कीम, किस बारे में बात करती है, हैव अ लुक। 2015 में लॉन्च की गई स्कीम थी। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, हर एक इंडियन के लिए है, स्पेशली पुअर या अंडर प्रिविलेज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए तो है ही, ऑल इंडियंस के लिए है। प्लीज बी रिमेंबर ऑल सिटीजन या नेशनल्स, और कुछ नहीं लिखा उन्होंने, इंडियंस लिखा है। आपको भी इंडियन ही पढ़ना है और कुछ मत पढ़ना। इसके साथ स्कीम जो है वो कवरिंग ऑल द स्टेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा करो इन वर्ड्स का। ठीक है, सभी यूटी स्टेट में रहेंगे विद मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो। जो मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो इसमें रहेगा वो 57:43 रहने वाला है। 5% एलिजिबल है जो कि APY में आज तक शामिल हुई है। एडमिनिस्टर किसके द्वारा, PFRDA के द्वारा। एलिजिबिलिटी कोई भी सिटीजन इसको जुड़ सकता है। उम्र जो है वो 18 से 40 साल यहाँ पे रहने वाली है। बेनिफिट होंगे कि एक तो मिनिमम गारंटीड पेंशन होंगी 1,000 से 5,000 तक की। 60 साल जब तक आप नहीं होते हो तब तक आपको 1,000 से 5,000 तक का बेनिफिट आपको मिलेगा रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। गारंटीड होगा फॉर द लाइफ टाइम टू स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर दोनों की सब्सक्राइबर या स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड सब्सक्राइबर है तो उसकी मतलब जो उसकी वाइफ होगी वो स्पाउस होगी, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड। एंटायर पेंशन कॉर्पस जो है वो नॉमिनी को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है क्या है चीज, PFRD। गाइस, जितनी स्पीड से मैं आप लोगों को चीजें कवर करा रही हूँ उतनी ही स्पीड से आप लोगों को भी ये सारी स्कीम कवर करनी है। ये मत सोचिएगा स्कीम इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको लेके बैठा रहूं और मतलब बहुत ग्रेजुअली इन सारी स्कीम को पढ़ूं एक एक वर्ड को, नहीं। जितनी चीजें इसमें जरूरी है ना, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को उठानी है, जितनी इसमें जरूरी है बस उतना ही पिक करो। ज्यादा करोगे माइंड, थोड़ा टाइम है, ज्यादा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कॉलिंग यू। PFRDA क्या है, स्पीडली पढ़िए। एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है, केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई एक अथॉरिटी है, एनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि रेगुलेट, प्रमोट, इंश्योर कर सके NPS को, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम आया था उस सिस्टम को यहाँ पे इंश्योर कर सके, इसलिए चीज आई थी। फाइनेंस है तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आने ही वाला है। फंक्शंस, एक तो इंटरमीडिएट जो एजेंसी है जैसे पेंशन फंड मैनेजर, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह, उन सब का फंक्शंस को चेकिंग करना, प्रमोट करना, ये मेनली इनके काम जो है वो रहते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट स्कीम अपनी स्क्रीन पे है, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आप भी जाग जाइए। सो स्टैंड अप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड कर दिया है स्कीम को आने वाले 2025 तक। दैट्स वाई ये न्यूज में आई और मे बी ये एग्जाम में आ सकेगी। क्लियर है? इनिशिएटिव लिया गया है 2016 में ताकि एंट्रीप्रेन्योरशिप, बिजनेस, उद्यमी
ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा बढ़े, ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़े, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, जॉब क्रिएशन हो, इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सॉरी गाइस, अगर अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, या कोई भी हम एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस के होने से एक तो जो फाइनेंस है, एक तो जो मनी है, उसका उसका क्या होता है, क्या मतलब वो रेगुलेट करता है इन द मार्केट, है ना। सबसे पहली चीज फाइनेंस रेगुलेट करता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्शन होता है, हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ करती है, हमारी नेशनल इनकम है वो ग्रोथ करती है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट आने से ज्यादा जॉब क्रिएट होती है, दे इनके पास अगर पैसे होंगे दे विल आल्सो स्पेंड। सो अल्टीमेटली एक दुकान, एक बिजनेस खोलने से, एंटरप्रेन्योर बनने से भी कितने ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। सो व्हाई वी शुड नॉट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इन स्कीम के तहत केंद्र सरकार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ही प्रमोट कर रही है। फाइन। लीवरेज करना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर टू रीच आउट, एक जो अंडर सर्व्ड सेक्टर ऑफ पीपल है, एससी एसटी वुमेन, इन सब सेक्टर तक पहुंचना मेनली इस स्कीम का उद्देश्य है। 10 लाख से 1 करोड़ यहाँ पे कवर होगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि एटलीस्ट जो है एक बंदा जो है वो एससी एसटी बोरोवर या एटलीस्ट वन वुमेन इस बोरोवर्स में होनी चाहिए हर ब्रांच में शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, जो कि ताकि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्रिएट हो सके। एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर में हो सकता है। एंटरप्राइज से मेरा मतलब है कि जो भी पैसा विड्रॉ करेगा उसमें कवर करेगा स्कीम में, सो वो जो बिजनेस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर से होना चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाएगा। एलिजिबिलिटी एससी एसटी और वुमेन और 18 अबव होने चाहिए। लोन आपको मिल जाएगा ओनली फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, ट्रेडिंग का हो गया, सर्विस का हो गया। ग्रीनफील्ड का मतलब जो किसी पहले, अच्छा चलो सुन लेते हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड होते क्या है। एक प्रोजेक्ट होता है ग्रीनफील्ड, एक प्रोजेक्ट होता है ब्राउनफील्ड, ठीक है। ग्रीनफील्ड की बात करें, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट या कोई शॉप, कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल आप नया स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग विद न्यू, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो वो ग्रीनफील्ड हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, तो दैट इज अ ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड में जब आप रेनोवेशन कर रहे हो, मतलब आपने बिजनेस बनाया लेकिन अब आप उसमें जस्ट ग्रोथ कर रहे हो उस बिजनेस में, या उस बिजनेस में कुछ चेंजेस ला रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, उसमें कुछ टॉपिक, मतलब आप जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर रहे हो, ऐसा सब कुछ कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ रेनोवेशन तक का काम सा हो रहा है, बिल्कुल नए से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो वो चीज आपका क्या होता है, दैट इज नॉन एज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। वो आप बिल्कुल नया नहीं स्टार्ट करते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अब देखो, so borrow जो it is constructed or unused land, there is no need of remodel or demolish an existing structure. borrower should be not default में नहीं होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज के लिए कम से कम 51% और शेयर होल्डिंग वगैरह एससी एसटी और उनकी सबकी जो है वो होनी चाहिए। कुछ बदलाव आए हैं, जैसे मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट किया गया है लोन के लिए अंडर द स्कीम में, जैसे अब फ्रॉम 25% से लेके अप टू 15% तक कर दिया है। एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड शामिल होंगी। मार्जिन जो मनी रिक्वायरमेंट है 25% था पहले, अब 15% उसको कर दिया गया है। ऑफिस ऑफ सिडबी या नाबार्ड वगैरह वो भी डेजिग्नेट कर दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से चेंजेस हैं जो इसमें लाए गए हैं। अभी तक सब चीजें सबको क्लियर हैं क्या गाइस? अभी तक सबको क्लियर है क्या? जस्ट वेट ए मिनट एक्चुअली।
सॉरी। अभी तक सबको क्लियर है? सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए चैनल को। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI फॉर द वाइट गुड्स के लिए। अब अगर वाइट गुड है तो वाइट गुड क्या चीज होती है भाई? जैसे एयर कंडीशनर, LED लाइट्स जो कि हमारे देश में बन रही है, मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, उस चीज के लिए यहाँ पे बात की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे भी करके बस हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो बढ़ाने की बात करते हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने देश में आए, वो चीज हम इंश्योर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन जो है वो वाइट गुड्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सेक्टोरल डिसेबिलिटीज, क्रिएटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एनहांसिंग एक्सपोर्ट, रोबस्ट कंपोनेंट इकोसिस्टम या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, वो सारी चीज वो यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है। इज दैट क्लियर? फीचर्स पढ़ लीजिए। स्कीम इंप्लीमेंट की गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड DPIIT, इसके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। 2021-22 से लेकर 28-29 तक चलने वाली है। ठीक है, सो इसके साथ आप देख रहे हो सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज या एंगेज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर या LED लाइट्स में जो भी कंपनीज एंगेज हैं, उन कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल कराया जाएगा। इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव यहाँ पे 4 to 6% होने वाला है ऑफ द सेल नेट ऑफ द टैक्सेस। सेल में से जब मतलब टैक्स आप जब खर्चा काट देते हो तब की चीज होती है। ओवर द बेस ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कवर्ड जो है टारगेट सेगमेंट वगैरह आने वाले 5 साल और इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। इंसेंटिव अंडर द स्कीम प्रोवाइड किया गया है कंपनीज के द्वारा मेकिंग ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ये स्कीम है अपनी, जिस स्कीम के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, DPID के द्वारा लॉन्च की गई PLI जो स्कीम एयर कंडीशनिंग या फिर LED लाइट्स के लिए, ये स्कीम मेनली जो एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रही है, मेनली जो काम कर रही है ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पे, दोनों तरीके पे काम कर रही है। कंपनी एलिजिबिलिटी है मीटिंग प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अलग अलग टारगेट सेगमेंट रहने वाले, बेस ईयर 2019-20 है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि चीजों को बस उठाइए। ठीक है, जितनी रेलेवेंसी है बस उनको ही उठाओ, ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार बताइए। फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, फाइनल ईयर वगैरह एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज शेयर बाय कैबिनेट विल मॉनिटर जो है वो PLI स्कीम को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट स्कीम अपने सामने आपकी स्क्रीन पर पेश है। दैट इज अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सीड फंड स्टार्टअप क्या समझते हो? मतलब नया बीज बोना, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, उसके बारे में बात कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी स्टार्टअप हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल कराना वो स्टार्टअप का एक मेन उद्देश्य है। Startup to graduate to level where they will be able to raise investment from the angel investor. Angel investors का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस में, जब वो कोई बिजनेस डूबने वाला हो, सिंक करने वाला हो, और उस बिजनेस में एकदम से कहीं से चमत्कार हो, एंजल बन के कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए और उस बिजनेस को जिवा दे और उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे, जिसकी वजह से वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाए और चलने लगे, उस चीज को एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, सो वेंचर कैपिटलिस्ट या सीक लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऐसी स्टार्टअप्स को यहाँ पे ज्यादा प्रमोट करना मेन काम इनका रहता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? जो भी कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो 2.5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 10 लाख का मॉनेटरी सपोर्ट मस्ट नॉट हैव रिसीव, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
एक्सक्लूडिंग प्राइज मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। एक ऐसी सर्विस को प्रोडक्ट को बनाने के बाद होनी चाहिए जो मार्केट फिट या कमर्शलाइजेशन ऐसा सब कुछ हो। प्रेफरेंस जो है सोशल इम्पैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंक्लूजन, बायोटेक्नोलॉजी, मोबिलिटी डिफरेंस, ऐसा अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। फाइन, ये आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट थिंग। नेक्स्ट अपने सामने ये आता है कि स्कीम अनाउंस्ड एट द परम्ब परम्ब पे स्कीम लॉन्च हुई थी। सीड फंड इंडिया जो स्कीम थी इंक्यूबेटर्स के लिए फॉर द 21 से लेके 25 तक ये चीज लॉन्च हुई है। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी डीपीआईटी के द्वारा। स्टार्टअप लोन 70 लाख तक का लोन ले सकते हैं जिसमें आपको बकायदा प्रूफ या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सब कुछ अवेलेबल यहाँ पे दिखाना होगा। ये चीजें जरूरी हैं बट नॉट टू मच, तो आप इसे थोड़ा सा बाद में पीडीएफ में पढ़ लेना। नेक्स्ट आती है स्टार्टअप इंडिया। इंडिया स्टार्ट करो, स्टार्टअप्स बनाओ, इकोसिस्टम को जनरेट करना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा बनाना, वो चीज इनका मेन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टार्टअप शुड इनकॉर्पोरेटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी होनी चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज एक्चुअली अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। लिमिटेड है ना, एग्जाम्पल के लिए एक पार्टनरशिप में लगे हैं 10 लाख रुपए, उसमें से आपने लगाए हैं 2 लाख रुपए, सामने वाले ने लगाए हैं 6 लाख रुपए पे, और मान लो ये 5 लगाए हैं और बाकी के बचे 3 लाख रुपए किसी तीसरे बंदे ने लगाए। अब अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 10 लाख में से 3 हिस्से करके तो दिए जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। आपने जितना परसेंटेज दिया है 2/10 है ना, टोटल में से आपने 2 लाख ही तो दिए हैं, तो जो 1/5 हिस्सा है वो आपको दिया जाएगा, 1/2 हिस्सा है जो बी को दिया जाएगा, एंड रेस्ट मनी जो है वो सी को अवेलेबल किया जाएगा। ऐसे ही जब लॉस होगा कंपनी में तो आपको जितना पे आउट करना होगा कंपनी को, जितनी आपकी लाइबिलिटी बनती है वो उतनी ही है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी। आपने अगर कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 2 ही लाख रुपए तक की लॉस के समय पे भी आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। सी की लाइबिलिटी 3 ही लाख तक है, 3 लाख से ये ज्यादा नहीं कह सकते भाई 10 के 10 लाख तुम ही दो, नो यू कांट। ठीक है, वो चीज होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, जितनी आपने पैसा लगाया है उतनी ही लाइबिलिटी उस पार्टनरशिप फर्म में आपकी है। इज दैट क्लियर गाइस? चलो, टर्नओवर शुड बी लेस देन होनी चाहिए 100 करोड़ से कम, और स्टार्टअप 10 साल का कुछ ऐसा होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट में होनी चाहिए वेल्थ वगैरह जनरेट के लिए, तो इस तरीके से स्कीम ज्यादा वर्क करेगी। नेक्स्ट अपने सामने स्कीम आती है दैट इज अ मेक इन इंडिया स्कीम। क्या कहती है ये, क्या विचार है इसके? मेक इन इंडिया यानी कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को, इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना मेनली इसका उद्देश्य है। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए, एक ग्लोबल हब बने मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन या इनोवेशन का, वो मेक इन इंडिया का इम्पॉर्टेंट पर्पस है। अब ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है वो चीज इंश्योर करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है गाइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कौन लॉन्च करता है, कौन लॉन्च करता है, ये आपने बताना है। एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग जो है वो प्रमोट कर सके। नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है या स्मार्ट सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने में लगी हुई है। इम्प्रूव किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसके बारे में अलग से बात देखें, न्यू सेक्टर एफडीआई और भी जगह ओपन है जैसे डिफेंस, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, मेडिकल, इस स्कीम के तहत और भी जगह यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं
न्यू माइंडसेट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, इन्वेस्टर सेल जो है वो काम होगा, DPIT 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को जस्ट माइंड में रखनी है। मेन उद्देश्य मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, 12 से 14% का एनुअल एनम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल कराना, 100 मिलियन एडिशनल जॉब यहाँ पे अवेलेबल कराना, यानी कि हमारा जो यूथ है वो बिना जॉब के डेफिनेटली ना हो, तो वो चीज़ अवेलेबल कराना इनका उद्देश्य है। क्लियर गाइस? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे आती है टाइज, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट बढ़ाने के विचार से एक स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए, गैप ब्रिज हो जाए इन द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट हो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट माइल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, एड्रेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन मेजर। एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर स्कीम आई ही है तो सबसे पहला चीज आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए, ये बताइए अगर हमारे देश में इफ द टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट कम मच इन आवर country, so that will be import या एक्सपोर्ट फॉर अस। अगर हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनका यहाँ पे आना, पैसे खर्चना, शॉपिंग करना हमारे लिए इम्पोर्ट है कि एक्सपोर्ट है, क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे देना। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें अपनाती है और उनमें से सबसे एक और इम्पोर्टेंट और फेमस है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर वैल्यू ऑफ द मनी, है ना। जब आप $1 में 70 रुपए मिल रहे हैं बट आप $1 में 75 रुपए भी देने को तैयार हो, व्हेन यू आर पुटिंग डाउन योर द वैल्यू ऑफ योर मनी, तो उस चीज को डीवैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ डीवैल्यूएशन के होने से इंपोर्ट का क्या होता है, दे विल एक्सपेंसिव और द चीप, या फिर एक्सपोर्ट का क्या होता है, एक्सपोर्ट विल बी एक्सपेंसिव या चीप, क्या होते हैं दोनों आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन। चलो सो जो टाइज है इस स्कीम का उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट लेकर आना, सो दैट कि हमारे देश के अंदर जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा हो, एंड डॉलर अगर ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है हमारा देश जो है वो ग्रो करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, अपग्रेड करना ब्रॉड हैट कोल्ड चेन वगैरह से, कोल्ड स्टेट एजेंसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वगैरह बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एक टर्म है ग्रांट इन एड की, नॉर्मली नॉट मोर देन इक्विटी पुट इन बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मान लो किसी एजेंसी ने किसी एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, उसके बराबर ही आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्कीम अपने सामने आती है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। थोड़ा हटके स्कीम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम है, सर्विसेज हैं तो कहीं ना कहीं एडल्ट जो स्किल्स वगैरह हैं उनसे उसी से रिगार्डिंग ये चीज होने वाली है। एड्रेस करते हैं सेक्टोरल या क्रॉस कटिंग इश्यूज इंक्लूडिंग रेगुलरली रिफॉर्म, सर्विस स्टैंडर्ड, डाटा प्रोटेक्शन, इस सब चीजों के बारे में इंश्योर करता है। इनोवेशन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, कॉम्पिटेटिवनेस या प्रोडक्टिविटी अच्छे से ज्यादा एनहांस करे, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़े, स्किल ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, वो चीज ये स्कीम जो है वो मेनली फोकस कर रही है। फीचर्स की बात करें तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम या अम्ब्रेला स्कीम है, रेस्पेक्टिव जो लाइन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट है वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ध्यान रख रहे हैं, और डेडिकेटेड 5,000 करोड़ पैसा जो है वो यहाँ पे चैंपियन लीडर्स को अवेलेबल कराया जाएगा।
नेक्स्ट एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है वो है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है ये स्कीम? नेट है ना, मतलब ब्रॉडबैंड। ये जो स्कीम बात करती है कि जो ब्रॉडबैंड एक्सेस है वो हर गांव गांव तक हो जाए बाय द 22। आने वाले 2022 तक गांव गांव तक, बच्चे बच्चे तक जो है वो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी हो। लेइंग ऑफ इंक्रीमेंटल 30 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल या पावर टावर वगैरह में बढ़ोतरी कराई गई है। जैसे 2024 तक संख्या बढ़ रही है उसी के हिसाब से 2022 तक ब्रॉडबैंड एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल कराने की केंद्र सरकार के द्वारा बात की गई है। इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर टाउन टावर, सिग्निफिकेंटली क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सर्विसेज XYZ चीजें इसके अंदर रिगार्डिंग द इंटरनेट होने वाली। फीचर्स क्या है? मिनिमम बैंडविड्थ 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, 2.5 लाख GPS के हिसाब से। ये फैसिलिटेट करेगी डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ वगैरह, NOFN, ये सब चीजें भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसके कुछ 3 फेज रहेंगे। फर्स्ट फेज में 1 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से अवेलेबल कराए जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर प्लान डेडलाइन होता है 2017 के डेडलाइन के हिसाब से। सेकेंड फेज में 2.5 लाख जो पंचायत है यूज करते हैं ऑप्टिकल मिक्स ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर ओवर पावर लाइन्स, रेडियो, सैटेलाइट डाटा। 2019 तक वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी चीज है 2019 से 23 तक स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, और ये सब चीजें यहाँ पे कवर होंगी। सो थर्ड फेज में ये सब बातें की गई है। नेक्स्ट अपने सामने आता है वही नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ब्रॉडबैंड है तो वही वाईफाई से कनेक्टेड तो होने वाला है। हर गांव में 2022 तक की बात यहाँ पे की गई है। बाकी हमने कर लिया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम अपने सामने आती है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। मेन उद्देश्य है अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल कराना रूरल सर्विसेज में। कम से कम एक बंदा जो एक विलेज जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100 हाउस होल्ड इन ईच ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। सारी हाउस होल्ड विद मिनिमम ऑफ 1 RPLI स्कीम के तहत यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। RPLI इंट्रोड्यूस हुई 24 मार्च 1995 में। मतलब इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी के कहने पे इस चीज को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों की स्क्रीन पर ये रही, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। नेशनल इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी जो है हर राशन कार्ड होल्डर्स की नेफ्सा के तहत या NFSA के तहत यहाँ पे बात की गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करें तो कोई भी गरीब आदमी को डिप्राइव नहीं होगा कि उसे फूड ग्रेन या फिर फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़े। वो चीज उसके साथ बिल्कुल नहीं होगी। और आप लोगों ने कल देखा भी था कि जो मदर भी, एक सेकेंड, वन नेशन जो वन राशन कार्ड है वो एक सिक्योरिटी स्कीम है जो कोई भी व्यक्ति जो है वो रहेगा नहीं बिना सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के अंडर द फूड स्कीम। स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। कुछ उद्देश्य हैं, लेट्स हैव अ लुक। एक तो सारे बेनिफिशियरी होंगे इसमें, स्पेशली माइग्रेंट को राशन इसमें मिलने वाला है, पहला पॉइंट। अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम राशन कार्ड होल्डर फूड ग्रेन्स वगैरह खरीद सकते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन को यहाँ पे कम किया जा सकता है। इंसिडेंट ऑफ हंगर डेथ इन कंट्री, ये भी इस चीज को भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। सो आई थिंक कि आज की स्कीम आप लोगों को काफी कवर हो गई होंगी। इफ यस सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट मी चेक द क्लास। ओके फाइन। नेक्स्ट स्कीम अपने सामने आती है भाई अंत्योदय अन्न योजना। अन्न है तो फूड से रिलेटेड बात कर रहे हो, है ना।
पुअरेस्ट ऑफ पुअर पॉपुलेशन उनको भूख से निजात पाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो लॉन्च की गई है। लैंडलेस जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस क्राफ्टमैन हैं, या जो लोग हैं जो अपना लाइवलीहुड डेली बेस पे अर्न करते हैं, उनके लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है इनफॉर्मल सेक्टर में। विडोज हैं, डिसेबल पर्सन है, 60 ईयर्स या मोर के जितने भी बंदे हैं वो इस चीज में इस स्कीम के अंदर कवर होने वाले हैं। और प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड होंगे, ऑल एलिजिबल बीपीएल फैमिलीज ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन भी लोग इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? फीचर्स, पुअरेस्ट और पुअर फैमिलीज कवर होंगी, बीपीएल फैमिलीज होंगी, 1 रुपए किलो अनाज और दाल वगैरह यहाँ पे मिलेंगी, गेहूँ मिलेगा। एंड पार्ट ऑफ NFSA गाइड डिस्पाइट हाउस होल्ड एंटाइटल 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड यहाँ पे हर महीने जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। रेस्ट स्कीम विल बी कवर्ड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की स्कीम को कवर करेंगे। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को कवर्ड हो भी गई होंगी। इफ नॉट सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ें कवर हुई कि नहीं। एंड गाइस, आपने ये बताना है कि आप में से कौन कौन है EPFO एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहा है। और क्लास के बीच में कुछ 3 से 4 सवाल मैंने पूछे हैं, सो आप लोगों ने प्लीज उन सवाल को आंसर जरूर करना है। Do like, share and subscribe the channel। हिट कर देना बेल आइकन को। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर देना। थैंक यू।